and welcome class. These are the online classes of Power Electronics and it's week 8 and I am here your instructor Mohsin Khan. So last time, as you know, we have started in the studying of DC to DC converters, or we can say that we have studied choppers. So then DC to DC converters has three main types. One is buck converter, the other one is boost converter, and the third one is buck boost converter. So अब चूँकि लास्ट टाइम हमने इस तरह स्टडी किया था कि DC टू DC कन्वर्टर एक ऐसा कन्वर्टर होता है जिसमें हमारे पास इनपुट पे भी DC सोर्स होता है और आउटपुट पे भी हम DC वोल्टेज ही ऑब्टेन करते हैं। फिर इसमें वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं। फिर इसमें दो केसेस आ जाती हैं कि एक केस में हमारे पास इनपुट वोल्टेज फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड वोल्टेज है, लेट्स सपोज वी कैन से दैट इट्स 12 वोल्ट, और आउटपुट पे हमारे पास वो वेरिएबल है, लेकिन वो आउटपुट वोल्टेज जो है वो या तो इक्वल होगा इनपुट वोल्टेज के या इनपुट वोल्टेज से लेस होगा। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली कॉल्ड अ बक कन्वर्टर। और दूसरी साइड पे हमारे पास है बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट मीन्स के हमारे पास आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल होगा या इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होगा, हाई होगा। सो दैट्स कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड बूस्ट कन्वर्टर। और फिर हमारे पास बक बूस्ट कन्वर्टर एक ऐसा सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जिसमें हम स्विचिंग के थ्रू आउटपुट पे इनपुट से कम वोल्टेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं और आउटपुट पे इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली कॉल्ड बक बूस्ट कन्वर्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बक कन्वर्टर. So what's actually a buck converter? A buck converter is a DC to DC converter in which there is a constant voltage at input and we can get variable voltage at output. ये तो सिंपल डेफिनेशन एक ऐसी है कि हमारे पास इनपुट पे भी DC वोल्टेज होती है और आउटपुट पे हम वेरिएबल DC वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज जो होता है उसकी वैल्यू हम इनपुट वोल्टेज से मैक्सिमम नहीं कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट पे 12 वोल्ट्स है तो आउटपुट पे हमारे पास या तो 3 वोल्ट होगा या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 से मैक्सिमम हम नहीं अचीव कर सकते हैं। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड बक कन्वर्टर। सो वेरिएबल वोल्टेज एट आउटपुट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। वी कैन गेट द वेरिएबल वोल्टेज एट आउटपुट बाय फास्ट स्विचिंग द स्विच। सो स्टार्ट के लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पावर या तो पावर कन्वर्जन स्टडी करेंगे या तो पावर कंट्रोल स्टडी करेंगे। सो दिस इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ पावर कन्वर्जन। हमारे पास इनपुट पे भी पावर है, आउटपुट पे भी पावर है, सेम पावर है, दोनों साइड पे डीसी पावर है, लेकिन आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो इनपुट से कम है। और अब हम ये पावर कन्वर्जन या पावर कंट्रोल हम किसके थ्रू अचीव करते हैं? थ्रू अ स्विचिंग डिवाइस। लेकिन इन डिवाइस में जो स्विचिंग पर्पस के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो एक्चुअली होती है हमारे पास पावर डिवाइस। लाइक इसकी पावर जो हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो इसी स्विचिंग पर्पस के लिए या तो पावर बीजेटीज यूज़ होती हैं या पावर मॉसफेट्स यूज़ होते हैं। लेकिन ये तो जनरल डिस्कशन होगी बक कन्वर्टर के। सो नाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी द सर्किट ऑफ अ बक कन्वर्टर। सो उसके लिए आप लोग जहन में ये बात रख ले कि ये जो पॉइंट है लास्ट वन के एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू द एनर्जी रिलीज बाय द इंडक्टर। जो हम ये स्टडी करेंगे बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर, इसमें एक्चुअली जो हमारे पास डिवाइसेस यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट वो होती है इंडक्टर और कैपेसिटर। सो दीज आर एक्चुअली एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करती है और कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करती है। सो इसमें आप लोग जहन में ये पॉइंट रख ले कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है
तो जब वो एनर्जी रिलीज़ करती है तो उतनी ही एनर्जी वो रिलीज़ करेगी जितने इंडक्टर में स्टोर हुआ है। ठीक है, सो इट मीन्स के एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी रिलीज्ड बाय द इंडक्टर। So now let's study the working principle of buck converter. The basis of buck converter is the switching a switch. इसमें बेसिक जो है इसमें है कि हमारे पास एक स्विच होता है, उसको हम फास्ट स्विच करते हैं, या तो स्विच ऑन होता है या ऑफ होता है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम एक्चुअली जो ऑन टाइम है स्विच का उसको वेरी करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास आउटपुट पे वोल्टेज वेरी होता जाएगा। सो दिस स्विचिंग एक्चुअली व्हाट एक्चुअली इट डज, इट एक्चुअली energizes and de-energizes the inductor. So first we will study the operation when the switch is closed. So first we will study the operation when the switch is closed. This is actually the circuit of a buck converter. हमारे पास एक सोर्स है जिसकी वोल्टेज है Vs, सोर्स वोल्टेज। ये हमारे पास स्विच है, ये डायोड है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, और ये हमारे पास लोड है जिसके अक्रॉस हम V आउट या V लोड फाइंड करेंगे। सो इस सर्किट के लिए आप लोग ये कंसिडर कर लें कि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है इसका पर्पस यहाँ पे है कि हमारे पास आउटपुट पे जो वोल्टेज है उसमें रिपल्स कम होंगी, क्योंकि दोनों जो है वो हमारे पास पैरेलल में लगी है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है वो वोल्टेज यहाँ पे भी होगी। इंडक्टर ये हमारे पास मेन जो कंपोनेंट है इंडक्टर है, और साथ में ये डायोड है। इस डायोड को हम बार बार स्टडी करते आ रहे हैं जिसका नेम है फ्रीव्हीलिंग डायोड। सो अब हम स्टडी करते हैं कि फर्स्ट के पहला जब ये स्विच हम क्लोज कर लेते हैं तो ये सर्किट किस तरह काम करता है। तो फॉर एग्जांपल हमने स्विच क्लोज कर लिया तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव वोल्टेज है, ये डायोड है, डायोड का ये हमारे पास कैथोड है। तो कैथोड यहाँ पे कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ या हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। तो इट मीन्स क्या ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ओपन हो जाएगा और हमारे पास जो करंट है वो डायरेक्टली इंडक्टर के थ्रू पास होगा और यहाँ पे कैपेसिटर के क्रॉस पास होगा और लोड के क्रॉस पास होगा। कैपेसिटर कुछ देर बाद हमारे पास फुली चार्ज्ड हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर ले तो उसमें हम ये जो डायोड है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि दिस डायोड एक्ट एज एन ओपन सर्किट। सो नाउ अब हम सर्किट अब ये क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन में है तो हमारे पास करंट इसी तरह फ्लो करेगा और लोड के क्रॉस फ्लो करके इसी तरह लूप में जाएगा जब स्विच क्लोज्ड है। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट की क्या इक्वेशन है और वेवफॉर्म्स क्या है। तो जब यहाँ पे हम ये स्विच क्लोज्ड हो गया तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इंडक्टर के क्रॉस भी वो मिल जाएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी पॉजिटिव पोलैरिटी है, यहाँ पे भी नेगेटिव पोलैरिटी है, और जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो उसकी वजह से ये इंडक्टर एनर्जाइज्ड हो जाएगा। अब ये जो IL है या IL मीन्स के करंट अक्रॉस द इंडक्टर, इसकी वेवफॉर्म अब ऐसी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज क्यों होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास जो इंडक्टर का इक्वेशन है वो यही है, Vs is equal to L di/dt. So if we move L here, so Vs divided by L is equal to di/dt. इसका मतलब ये है कि हमारे पास Vs भी कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है। L मीन्स इंडक्टेंस
तो इट मीन्स कि डी आई बाई डी टी भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन हमारे पास चूंकि वी इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है तो आई एल हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो इंडक्टर इज चार्ज बाय द सप्लाई वोल्टेज, इसका मतलब यह है कि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से अब ये इंडक्टर चार्ज होगा। अब यहाँ तक ये हमारे पास चार्ज हो गया है। और यहाँ तक क्यों चार्ज हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल टाइम है जिसको हम डिवाइड करेंगे ऑन टाइम में और ऑफ टाइम में, तो ऑन टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक ऑन टाइम है। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो इंडक्टर है ये अब चार्ज हो गया है। नाउ अब लेट्स सी कि हम ये स्विच को दोबारा ओपन करके फिर देखते हैं कि हमारे पास जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह बन जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने क्या कर लिया है, ये हमने वही फॉर एग्जांपल ये अब हमने उसी स्विच को ओपन करके यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विच जो है वो ओपन है। तो जब स्विच ओपन है तो इसका मतलब है कि इस इंडक्टर को वोल्टेज नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब ये जो इंडक्टर है ये हमने स्टार्ट के लेक्चर में भी पढ़ा था कि इंडक्टर को जब वोल्टेज ये हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो ये इंडक्टर ट्राई करता है कि मेरे अक्रॉस करंट का जो पैसेज है वो कंटिन्यू हो। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए इंडक्टर के अक्रॉस जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है और यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी है। और अब यहाँ पे जो जब स्विच क्लोज था उस टाइम जितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई थी अब वो यहाँ पे ये इंडक्टर रिलीज करेगा। तो इस इंडक्टर को हम एक करंट सोर्स के तौर पर भी देख सकते हैं। जिस तरह हम कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स का कहते हैं, तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो इंडक्टर है दैट एक्ट एज अ करंट सोर्स। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो सेम करंट आई एल वो लोड के क्रॉस फ्लो करेगा और इसी तरह यहाँ पे इस डायोड के थ्रू इस डायोड से पास होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोबारा आप लोग देख सकते हैं कि फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या पर्पज़ है। अब आप लोगों के माइंड में होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो डायोड था वो पहले ओपन था, यहाँ पे अब शॉर्ट हो गया, तो वो इसलिए शॉर्ट हो गया कि यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है और एनोड हमारे पास पॉजिटिव है, तो डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। और यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ लोड करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ लोड करंट। तो लोड करंट और इंडक्टर करंट जो है वो सेम है। तो यही है हमारे पास ऑपरेशन। जब स्विच क्लोज्ड होता है तो इंडक्टर किस तरह काम करता है और जब इंडक्टर ओपन है तो इंडक्टर किस तरह काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब स्विच क्लोज था, ये जो सिनेरियो ये जो केस था, और जब हमारे पास यहाँ पे स्विच ओपन है तो हमारे पास इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन कैसी है। और दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब स्विच ऑन था टी ऑन, तो टी ऑन टाइम के लिए हमारे पास ये जो करंट है उसकी वेवफॉर्म है वो इस तरह आ रही थी। ये एक्चुअली बैकवर्ड से इस तरह आ रही है, लेकिन चूँकि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था तो तभी यहाँ से हमने इनकम्प्लीट लिया था। अब जब ऑफ टाइम आ गया तो इसी ऑफ टाइम के दौरान उसी इंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो अब वहाँ से इन द फॉर्म ऑफ करंट वो रिलीज होगी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एनर्जी है वो इसी ऑफ टाइम में अब रिलीज हो रही है और दोबारा टी ऑन टाइम में वो अब दोबारा क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसी तरह दोबारा यहाँ पे रिलीज होगा, फिर स्टोर होगा, फिर रिलीज होगा। इस तरह वेवफॉर्म हमारे पास बनेगा। तो ये इसी पॉइंट पे हमारे पास इंडक्टर जो करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी
और इसी पॉइंट पे इंडक्टर जो करंट है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। और ये पॉइंट जो है ये हमारे पास आई एल इंडक्टर करंट की जो एवरेज वैल्यू है वो यही है, सही। और साथ में हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जब स्विच ऑन है तो हमारे पास लोड के अक्रॉस वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ रही है जिसकी वेवफॉर्म ये है। और साथ में जब स्विच ओपन हो गया तो उस टाइम में वोल्टेज की पोलैरिटी नेगेटिव है और पोलैरिटी फुल इसी तरह है। अब हम देखते हैं कि इंडक्टर की जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन किस तरह आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस केस में हमारे पास स्विच क्लोज्ड है, ये VL है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये VS है और ये V आउट है। तो अगर यहाँ पे हम KVL अप्लाई कर लेते हैं तो इक्वेशन किस तरह बन जाती है, इंडक्टर वोल्टेज ऑन टाइम VS माइनस V0, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन किस तरह है, दूसरी इक्वेशन वही इक्वेशन है कि जब हमारे पास स्विच ओपन हो गया तो उस केस में हमारे पास सर्किट सिर्फ और सिर्फ ये बच जाता है। तो उसको हमने यहाँ पे इसी तरह ड्रा कर लिया है। तो इस केस पे अगर हम KVL अप्लाई कर लेते हैं तो VL ऑफ टाइम इज इक्वल टू माइनस V0। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, तो तभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है। सो इसी तरह यहाँ पे अब क्या है कि नाउ एज वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड in inductor during T on is equal to energy released during T off। तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है। इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है जब ऑन है स्विच और टी ऑन मीन्स के ऑन टाइम प्लस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फॉर ऑफ टाइम इनटू ऑफ टाइम, ठीक है, ऑफ स्विच और ऑफ टाइम। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड हुई है उतनी एनर्जी वो फिर रिलीज भी करेगा। तो नेट जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो एवरेज एनर्जी है वो हमारे पास कितनी होगी, वो 0 होगी। तो हमारे पास अब हम फाइंड करते हैं मेन इक्वेशन, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा सा रिकैप कर लूँ कि ये हमारे पास इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन है और ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन है जब हमारे पास स्विच ओपन है और ये हमारे पास स्विच क्लोज्ड है। तो अब हम इस इक्वेशन को आगे कैरी ऑन करते हैं, इसको हम देते हैं नाम इक्वेशन ए, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया कि VL ऑन इज इक्वल टू VS माइनस V0 और VL ऑफ इज इक्वल टू माइनस V0। और लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि ड्यूटी साइकिल, D स्टैंड्स फॉर ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू ऑन टाइम डिवाइडेड बाय ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, एंड वी नो के ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। So we can say that on time divided by total time। इसको अगर हम उसी साइड पे लेके जाएं तो T on is equal to dt बन जाता है। तो as we know के यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया कि T on time is equal to duty cycle into total time। But on the other hand we know that total time is equal to T on plus T off। So T off को अगर हम दूसरी तरफ पे लेके जाएं और या T ऑन को दूसरी तरफ पे लेके जाएं और T ऑफ यहाँ पे अकेला रह जाएगा तो T ऑफ इज इक्वल टू T माइनस T ऑन। T ऑफ इज इक्वल टू एज वी नो के T ऑन इज इक्वल टू dt। सो T ऑन की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, dt। सो इक्वेशन बिकम्स T ऑफ इज इक्वल टू T माइनस dt। T ऑफ इज इक्वल टू इन यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम T कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस डी इज इक्वल टू T। ये क्या किस चीज़ की इक्वेशन हो गई, T ऑफ की। T ऑन की इक्वेशन ये है dt और T ऑफ की इक्वेशन ये है 1 माइनस डी इंटू T। सो अब हमारे पास
वी एल की वैल्यू भी है जब स्विच ऑन है और जब स्विच ऑफ है, टी ऑन की वैल्यू भी है और टी ऑफ की वैल्यू भी है। इन चारों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे है वी एल ऑन टी ऑन प्लस वी एल ऑफ टी ऑफ इज इक्वल टू 0। सो इन चारों को हम इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या बन जाता है। सो वी एस माइनस वी नॉट इंटू डी टी माइनस वी नॉट 1 माइनस डी ब्रैकेट इंटू टी। ठीक है, अब इस डी टी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, वी एस इंटू डी टी माइनस वी नॉट इंटू डी टी। इसी तरह इस वी नॉट को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले और डी के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले और साथ में ही इस टी को भी मल्टीप्लाई कर ले, तो बन जाएगा वी नॉट इंटू डी टी और ये यहाँ पे देखते आप लोग देखें कि माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो वी नॉट डी टी माइनस वी नॉट टी। अब ये माइनस वी नॉट टी कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया कि वी नॉट इंटू 1 इज इक्वल टू वी नॉट और साथ में इस टी को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी नॉट टी बन जाएगा और माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ओके, सो अब हम यहाँ पे आप लोग देखें कि माइनस वी नॉट डी टी प्लस वी नॉट डी टी ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो इस माइनस को अब हम दूसरी तरफ पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी एस डी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी। टी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू डी वी एस। अब हमारे पास जो मेन इक्वेशन है अब बूस्ट बक कन्वर्टर के लिए वो इक्वेशन है, वी नॉट इज इक्वल टू डी वी एस। नाउ व्हाट्स एक्चुअली अ डी इज ड्यूटी साइकिल। और आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि व्हाट इज एक्चुअली अ ड्यूटी साइकिल, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल टोटल टाइम है 20 सेकंड्स, तो 10 सेकंड्स के लिए फॉर एग्जांपल अब हम स्विच ऑन कर लेते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 20 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्यूटी साइकिल। ये एक्चुअली हमारे पास एक रेशियो है किस चीज़ के दरमियान, ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सही है, तो यहाँ पे अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई फाइनल किस चीज़ की, बक कन्वर्टर की, वी नॉट इज इक्वल टू डी वी एस। सो डी इज ड्यूटी साइकिल एंड डी इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। नाउ लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास जो सोर्स वोल्टेज है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं 12 वोल्ट और ड्यूटी साइकिल की डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम D इज इक्वल टू 0 को कंसिडर कर लेते हैं, तो इस फार्मूले में अगर हम D को 0 पुट कर लेते हैं और VS को 12 पुट कर लेते हैं तो V आउट हमारे पास क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि 12 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब ड्यूटी साइकिल 1/2 बन जाएगा तो ये ऐसा कैसे कि हमारे पास 20 सेकंड्स है और 20 सेकंड्स में स्विच 10 सेकंड्स के लिए ऑन होता है और 10 सेकंड्स के लिए ऑफ होता है। तो इस केस में फॉर एग्जांपल डी की जगह आप लोग 1/2 पुट कर ले और साथ में 12 पुट कर ले तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास आप लोग हाफ टाइम के लिए ऑन करते हैं और हाफ टाइम के लिए स्विच को ऑन करते हैं और हाफ टाइम के लिए ऑफ करते हैं तो उसी मुनासिबत से आउटपुट पे इनपुट का हाफ वोल्टेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब 12 वोल्ट है और यहाँ पे अब हमारे पास 6 वोल्ट है। इसी तरह अगर 3/4 कर ले तो 3/4 इंटू 12 इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स। इसी तरह 1/4 अगर कर ले तो इन आउटपुट पे हम कितनी वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं, 3 वोल्ट। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अब हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर लिया, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव कर ली और एक एग्जांपल के थ्रू हमने वो प्रूफ भी कर लिया कि जिस तरह हम ये ड्यूटी साइकिल को चेंज करेंगे उसी तरह हम आउटपुट पे वेरिएबल वोल्टेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और साथ में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज की सारी वैल्यूज़ हैं, 0 वोल्ट है या 3 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, ये सारी वोल्टेज वैल्यूज हमारे पास सोर्स वोल्टेज से बिलो है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है
हमारे पास बक कन्वर्टर की इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है और हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया है वो है उससे लेस. सो दिस इज एक्चुअली द वर्किंग प्रिंसिपल एंड इक्वेशन ऑफ अ बक कन्वर्टर. और साथ में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेव फॉर्म्स हैं वो हमारे पास ये इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है ये हमारे पास सिमिलर करंट लोड के क्रॉस भी फ्लो कर रहा होता है, तो उसको हम आई आउट भी कह सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास इंडक्टर के एक रात जो करंट है और लोड के एक रात जो करंट है उसकी वेवफॉर्म सेम है. तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो टी ऑन और टी ऑफ है इसको अगर आप लोग वेरी करते हैं या इसका मतलब है कि ये स्विच ज़्यादा टाइम के लिए ऑन करते हैं या कम टाइम के लिए क्लोज करते हैं या ऑन करते हैं, तो उसी मुनासिबत से आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो इसी इक्वेशन के मुनासिबत से चेंज होती रहेगी. Similarly, as we have derived that V naught is equal to dVs, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल इनटू सोर्स वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज. On the other hand, we know कि P out is equal to V out I out and input power is equal to V I into I I. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट पे पावर डिलीवर्ड हो गई है या कंज्यूम्ड हो गई है और इनपुट सोर्स ने जितनी वोल्टेज और करंट वो डिलीवर की है तो उसको हम कहते हैं इनपुट पावर. ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इसका पता होगा कि हमारे पास एक साइड पे सोर्स होती है और दूसरी साइड पे हमारे पास लोड होते हैं. तो दिस पावर इज इक्वल टू ये जितनी पावर प्रोवाइड करता है वो इतनी पावर को कंज्यूम करता है. सो अगर हम ये जो कंपोनेंट्स इसमें लगे हैं सोर्स लगा है या इसी तरह इंडक्टर कैपेसिटर, ये सारे अगर हम आइडियल कंसिडर कर लें, कोई इनके अक्रॉस कोई लॉस वगैरह ना हो, तो इसका मतलब है कि दिस पावर provided is equal to this much power consumed by the load. इसका मतलब है कि आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर. आउटपुट पावर की जगह ये इक्वेशन पुट कर लें, वी आउट आई आउट, सिमिलरली वी आई आई आई. आई आउटपुट वी आई अपनी जगह पे और वी आउट को यहाँ पे ले आए तो आई आई डिवाइडेड बाई वी आउट हो जाएगा. तो आप लोगों को पता है कि वी आउट इज इक्वल टू वी आई इंटू डी. ठीक है, या वी आई या वी एस, तो ये इक्वेशन बन जाएगा. तो इस वी आई इंटू डी की जगह अगर हम इस आउटपुट वोल्टेज की जगह ये जो इक्वेशन है इसकी ये पुट कर लें तो वो किस चीज़ के इक्वल है, डी इंटू वी एस. तो यहाँ पे डी आ जाएगा इंटू वी आई या वी सोर्स. तो वी आई इंटू वी आई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई आउट आई इन डिवाइडेड बाई डी. इसका मतलब ये है कि अगर हम जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है अगर हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो साथ में यहाँ पे जो आउटपुट करंट है वो डिक्रीज हो रहा है. इसी तरह अगर आउटपुट करंट जो है आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रहा है तो आउटपुट जो करंट है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डी है वो मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे जो डी है वो डिवीजन में है. तो ये हमारे पास उस तरह काम कर रहे हैं जिस तरह हमारे पास ट्रांसफार्मर काम करता है. अगर हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो करंट स्टेप डाउन होता है, अगर करंट को स्टेप डाउन करता है तो करंट स्टेप अप होता है. तो सिमिलर फैशन में ये भी फंक्शन करता है. ठीक है, लेकिन मेन इक्वेशन आप लोगों को चाहिए कि इस इक्वेशन की समझ आप लोगों को आ जाए. सो अगर इस लेक्चर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं. टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़.